Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today is our lecture number 13. Chapter number 2 है atomic structure. In our previous lecture we discussed about the production of X-rays, that how X-rays were produced. In today's lecture we will discuss about the Moseley law and then quantum numbers. सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि X-rays की प्रोडक्शन किस तरह होती है। जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन हिट करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ एनोड जो किसी हैवी मेटल से मिलके बनी है, उसकी सरफेस पे जैसे ही स्ट्राइक करते हैं तो वहाँ से एक्स रेज को इमिट करते हैं, इजेक्ट करते हैं। अगर हम लोग हैवी मेटल जो एनोड है उसकी नेचर को चेंज करेंगे, एक्स रेज की नेचर भी चेंज हो जाती है। इट मीन्स एवरी मेटल हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज। फिनोमेना क्या है इन्वॉल्व के एक्स रेज जब हैवी मेटल के इनर इलेक्ट्रॉन्स के साथ जाके स्ट्राइक करती हैं तो उनको वहाँ से नॉकआउट कर देती हैं। जैसे ही उनको नॉकआउट करेंगी, उनको इजेक्ट करेंगी, वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। उस वैकेंसी को फिल करने के लिए हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं इनटू दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट और वो एक करेक्टरिस्टिक वेवलेंथ की रेडिएशंस को इमिट करते हैं जिनको एक्स रेज कहा जाता है। और ये जो आपके पास एक्स रेज हैं ये डिपेंड करती हैं नेचर ऑफ मेटल पे। जिस तरह की मेटल एनोड यूज़ करेंगे एक्स रेज की नेचर भी उसी तरह की होगी, वो उस पर डिपेंडेंट है। एक्स रेज का जब डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व किया गया तो वो हमें लाइन स्पेक्ट्रम की फॉर्म में ऑब्टेन होता है। डिफ्रैक्शन पैटर्न के एनालिसिस के लिए एक्स रे सोर्स है। एक्स रेज को स्लिट में से पास आउट किया जाता है और देन क्रिस्टल में से पास आउट होने के बाद फोटोग्राफिक प्लेट पे उसका डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। अगर यहाँ पे जो मेटल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, एक्स रे सोर्स जो है, एक्स रे सोर्स को चेंज करेंगे, डिफ्रैक्शन पैटर्न जो ऑब्जर्व करते हैं वो भी चेंज हो जाता है। इट मीन्स के मेटल चेंज करने से एक्स रेज की नेचर चेंज हो रही है, इस वजह से उनका जो डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व होता है वो भी चेंज हो जाता है। बिकॉज एवरी मेटल हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज एंड कैरेक्टरिस्टिक लाइन स्पेक्ट्रम। तो जो डिफ्रैक्शन पैटर्न चेंज होगा ऑब्वियसली उसी के अकॉर्डिंग उनका लाइन स्पेक्ट्रम भी हमें ऑब्जर्व होता है। जब इनका लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया गया तो उसके अंदर हमें डिफरेंट डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्टेन होती हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट सीरीज लाइक के सीरीज, एल सीरीज एंड एम सीरीज। के सीरीज कब ऑब्टेन होती हैं? जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन के शेल में से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करते हैं, वहाँ पे वैकेंसी जो क्रिएट हो जाती है उसको फिल करने के लिए हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं इनटू द के शेल। तो जो सीरीज ऑब्टेन होंगी वो कहलाती हैं के सीरीज। अगर एल शेल के अंदर वैकेंसी है उसको फिल करने के लिए हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं इनटू द एल शेल, तो वो सीरीज कहलाती हैं एल सीरीज। एंड लाइकवाइज अगर एम शेल में वैकेंसी है उसको फिल करने के लिए हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं इनटू द एम शेल, तो जो सीरीज ऑब्टेन होती हैं, जो लाइन स्पेक्ट्रल ऑब्टेन होती हैं वो कहलाती हैं एम सीरीज। के सीरीज इज ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ एज कम्पेयर टू द एल सीरीज और एल सीरीज इज कंपैरेटिवली लॉन्गर वेवलेंथ एज कम्पेयर टू दी के सीरीज। के सीरीज अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है किस तरह ऑब्टेन होती हैं कि अगर के शेल के अंदर वैकेंसी है और अगर हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं इनटू द के शेल, लाइक डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्टेन होती हैं, के अल्फा, के बीटा, ये सीरीज कहलाती हैं के सीरीज। अगर हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं टू फिल द वैकेंसी ऑफ एल शेल, तो डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस लाइक एल अल्फा, एल बीटा, ये सीरीज हमारे पास कहलाती हैं एल सीरीज और ये कंपैरेटिवली लॉन्गर वेवलेंथ की सीरीज होती हैं। Between X-rays and atomic number. Moseley, an English scientist, Moseley ने actually X-ray production को atomic number find out करने के लिए use किया and that was his main objective. In his research, he studied 38 different elements from aluminium to gold as target in X-ray tube. And he studied a range of wavelength from 0.04 to 0.08 angstrom and formulated Moseley law. उसके बाद हम लोग इसके conclusions देख लेते हैं कि जो डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्टेन हो रही थी उसने इसको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई किया। के सीरीज शॉर्टर वेवलेंथ की होती हैं, एल सीरीज कंपैरेटिवली लॉन्गर वेवलेंथ की होती हैं और अगर
जो टारगेट एलिमेंट है मेटल जो है एनोड, वो हायर एटॉमिक नंबर की यूज करते हैं, तो जो एक्स रेज आएंगी उनकी वेवलेंथ होती है शॉर्टर। इसको हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के साथ भी रिलेट कर सकते हैं कि एटॉमिक नंबर का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है विद द फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग टू मोज़ले, और फ्रीक्वेंसी का इनवर्स रिलेशनशिप होता है विद द वेवलेंथ। अगर हायर एटॉमिक नंबर यूज करेंगे तो एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी और इन रिटर्न उनकी वेवलेंथ जो होती है वो शॉर्ट हो जाती है। मोज़ले लॉ, इसकी स्टेटमेंट क्या है? दिस लॉ स्टेट्स दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन एक्स-रे स्पेक्ट्रम वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इमिटिंग इट। फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है एटॉमिक नंबर के साथ। अगर हायर एटॉमिक नंबर यूज करेंगे तो उन रेडिएशंस की, उन स्पेक्ट्रल लाइंस की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ज्यादा होगी, क्योंकि दोनों का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर इसको हम लोग प्लॉट करते हैं अंडर रूट फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर, तो हमें स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है, स्ट्रेट कर्व जो है वो ऑब्टेन होता है बिकॉज दोनों का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। फाइनल इक्वेशन जो बनती है वो है अंडर रूट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ए जो है वो हमारे पास कहलाता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, Z एटॉमिक नंबर है, जो भी एलिमेंट यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग इसका हम लोग एटॉमिक नंबर जो है वो पुट कर सकते हैं। माइनस B जो है वो कहलाता है स्क्रीनिंग कांस्टेंट, और स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिंपली क्या है? इट इज मेजर ऑफ स्क्रीनिंग और शील्डिंग। मेजर है स्क्रीनिंग और शील्डिंग का ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज बाय इनर इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मोज़ले लॉ। मोज़ले ने प्रूव किया कि जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी एलिमेंट्स की वो बेस करती हैं एटॉमिक नंबर पे, नॉट ऑन एटॉमिक मास। जो प्रॉपर्टीज हैं लाइक फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो सारी की सारी किस पे बेस करती हैं? वो एटॉमिक नंबर पे बेस करती हैं, एटॉमिक मास पे बेस नहीं करती। दिस हेल्प मोज़ले टू अरेंज एलिमेंट्स इन अ प्रॉपर वे इन द पीरियोडिक टेबल। इसके बेसिस पे मोज़ले ने डिफरेंट एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया, लाइक पोटाशियम, आर्गोन, निकल एंड कॉपर। इनको प्रॉपर वे में पीरियोडिक टेबल में ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर इनको अरेंज किया। डिफरेंट जो है वो न्यू एलिमेंट्स को भी डिस्कवर किया गया, लाइक टेक्नीशियम, प्रेजोडाइमियम एंड रोडियम। एंड एटॉमिक नंबर ऑफ रेयर अर्थ मेटल हैव बीन डिटरमिन्ड बाय दिस लॉ। दिस इज ऑल अबाउट द मोज़ले लॉ। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्वांटम नंबर्स को। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में। क्वांटम नंबर डिस्कस करने से पहले सबसे पहले थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं कि बोहर ने हमें ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ पर्टिकुलर रेडियस में एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर अराउंड द न्यूक्लियस क्या कर रहे होते हैं? रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ऑर्बिट एक्चुअल में क्या है? ये 2 डायमेंशनल स्पेस है अराउंड द न्यूक्लियस, जिसके बाहर अकॉर्डिंग टू बोहर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पर्टिकुलर ऑर्बिट्स के अंदर क्या कर रहे होते हैं? रिवॉल्व कर रहे होते हैं। बट हेज़नबर्ग एंड डी ब्रॉगली सेड इलेक्ट्रॉन एक वेव है। इलेक्ट्रॉन इज अ वेव जो 3 डायमेंशनल स्पेस में न्यूक्लियस के अराउंड मूव करता है, जिसको ऑर्बिटॉल कहा जाता है। ऑर्बिटॉल क्या है? ये एक्चुअल में एक 3 डायमेंशनल स्पेस है अलोंग एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस, जहां पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है। इस वजह से इस मॉडल को वेव मैकेनिकल मॉडल और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम कहा जाता है। क्वांटम का भी मतलब है कि कोई स्मॉल थिंग है, स्मॉल पार्टिकल इनसाइड द एटम। इलेक्ट्रॉन एक वेव है, इसलिए इसकी पोजीशन हम लोग उस तरह से डिफाइन नहीं कर सकते, तो डिस्कवरीज चलती गई। इस सिलसिले में सबसे बड़े साइंटिस्ट जो आए इस फील्ड में वो थे श्रोडिंगर। उन्होंने इलेक्ट्रॉन जो वेव है उसकी इक्वेशन बता दी, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन, मैटर वेव इक्वेशन या प्रोबेबिलिटी वेव इक्वेशन भी कहते हैं। ये इक्वेशन क्या है? सिंपल, डी स्क्वायर साई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर साई डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई डी जी स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर ई माइनस वी और साई। इसमें से हम लोगों ने जो चीजें सेपरेट करनी है, जो हमारे काम की हैं, वो है ये 3 वेरिएबल्स
एक्स वाई जेड, ये 3 वेरिएबल्स आपको नजर आ रहे हैं। ये एक्चुअल में 3 डायमेंशंस हैं, 3 एक्सिस हैं अराउंड द न्यूक्लियस, जहां पे इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। ये 3 वेरिएबल्स एक्चुअल में हमें 3 क्वांटम नंबर्स के बारे में बताते हैं। चौथा वाला जो क्वांटम नंबर है वो यहां से नहीं आया। साइज क्लियर क्या होता है? ये प्रोबेबिलिटी है टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट आर द क्वांटम नंबर्स। सॉल्यूशन जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आया वो एक्चुअल में हमें 3 वेरिएबल्स के बारे में बताता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। अगर हमें इन 4 क्वांटम नंबर्स के बारे में पता चल जाए तो हमें इलेक्ट्रॉन का एड्रेस पता चल जाता है, या फिर वो जगह पता चल जाएगी जहां पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम है, वो ज़्यादा है। क्वांटम नंबर को अगर हम लोग डिफाइन करते हैं तो ये सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं विच गिव द कंप्लीट बिहेवियर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, और these are the constants which fully describe the electron in an atom in terms of energy, shape and orientation or spin of electronic cloud in 3-dimensional space around the nucleus. सिंपल अगर लैंग्वेज में कहें तो हमें क्वांटम नंबर जो है वो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस बताता है, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो प्रोबेबिलिटी है फाइंड आउट करने की अराउंड द न्यूक्लियस इन 3-dimensional स्पेस इन एन ऑर्बिटल, वो हमें इन क्वांटम नंबर से पता चल जाती है। तो देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स विच कैन डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम्प्लीटली, और हम लोग कह सकते हैं कि वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। फर्स्ट वन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, सेकेंड वन इज azimuthal क्वांटम नंबर एल, third one is magnetic quantum number L, and fourth one is spin quantum number S. Principal quantum number हमें size of atom के बारे में बताएगा। azimuthal quantum number हमें shape के बारे में आइडिया देता है, shape of subshells। magnetic quantum number हमें उसकी orientation के बारे में बताएगा, और orientation क्या है subshells की in 3-dimensional space। और फोर्थ वन है स्पिन, ये हमें स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में आइडिया देता है। अगर स्लैंग लैंग्वेज में बोलें कि अगर हमें आपका एड्रेस पता करना है तो पहले हम बोलेंगे कि आप कहाँ रहते हो। फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं कि वाह में कौन सी कॉलोनी में रहते हो, आपका हाउस नंबर क्या है। तो इस तरह हमें आपका कंप्लीट एड्रेस पता चल जाता है। तो ये क्वांटम नंबर्स जो 4 क्वांटम नंबर्स हैं ये भी एक्चुअल में हमें इलेक्ट्रॉन को जो फाइंड आउट करने की उसकी प्रोबेबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन का जो एड्रेस है उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं। अब इन सारे क्वांटम नंबर्स को हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, azimuthal क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है एल से, मैग्नेटिक को एम से, और स्पिन क्वांटम नंबर को एस से। तो सबसे पहले है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मीन्स के एन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो एन है उसकी वैल्यूज होती हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कभी भी 0 नहीं हो सकता और इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। एन अगर 1 है तो इट मीन्स कि शेल जो होगा वो के शेल होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फर्स्ट शेल के अंदर होंगे। एन जो है वो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ये एक्चुअल में हमें आइडिया देता है अबाउट द शेल नंबर, शेल के बारे में बता रहा है कि अराउंड द न्यूक्लियस कितने शेल्स प्रेजेंट हैं और वो कौन सी पोजीशंस पे प्रेजेंट है। तो एन का नंबर अगर 1 है तो इट मीन्स कि के शेल है। सेकेंडली एन का अगर वैल्यू जो है वो 2 है तो शेल नंबर कौन सा होगा, एल शेल होगा। एन की वैल्यू अगर 3 है तो शेल होगा एम, एन की वैल्यू अगर 4 है तो शेल होगा एन। सेकेंडली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के थ्रू हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं इन दैट पर्टिकुलर शेल विद द हेल्प ऑफ फार्मूला दैट इज 2n²। के शेल के अंदर हमेशा याद रखें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, एन की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 2। एल शेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो एकोमोडेट हो सकते हैं वो है 8, एम शेल के अंदर 18 और एन शेल के अंदर आते हैं 32 इलेक्ट्रॉन्स।
तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें शेल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, बट एक्चुअली ये हमें साइज के बारे में आइडिया देता है। साइज ऑफ ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वो कितना बड़ा है। अगर फर्स्ट शेल में है, लाइक के शेल है, तो वो छोटा होगा। उसके बाद अगर सेकंड शेल है तो इट मीन्स के शेल नंबर बढ़ रहा है, तो साइज भी इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड शेल है, अगर एम है तो इट मीन्स 3 शेल्स हैं, साइज और इंक्रीज हो जाता है। अगर फोर्थ शेल एन शेल है तो हमारे पास उसका साइज और इंक्रीज हो जाएगा। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यूज जैसे ही बढ़ती हैं 1 2 3 4, तो साथ में साइज जो है, साइज ऑफ ऑर्बिट, वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो जो डिस्टेंस होगा न्यूक्लियस का फ्रॉम द ऑर्बिट वो भी क्या होगा, वो भी इंक्रीज होता है। ये हमें एनर्जी के बारे में बताता है कि न्यूक्लियस के पास है तो एनर्जी कम होगी। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, मतलब कि साइज बढ़ेगा, तो एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होती है। इसको हम लोग इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर n की वैल्यू 1 है तो इट मीन्स कि एक शेल है, k शेल। तो k शेल है तो इट मीन्स कि न्यूक्लियस के वो ज़्यादा करीब है, न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है वो कम है और साइज भी इसका छोटा है। तो ये इसकी जो एनर्जी होगी, इसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है, ये ज़्यादा स्टेबल होता है। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी, n की वैल्यू अगर 2 है तो इट मीन्स के l शेल है। उसके बाद n की वैल्यू अगर 3 है तो इट मीन्स के m शेल है। और m शेल में जैसे नंबर बढ़ेगा तो साइज भी बढ़ रहा है, साइज भी आपको नजर आ रहा है। तो इट मीन्स के न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक जो डिस्टेंस है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ने से एनर्जी बढ़ेगी और इसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वांटम नंबर है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है L से। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमें शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ऑर्बिटल के अंदर, और ऑर्बिटल जो है वो 3 डायमेंशनल स्पेस है। उसकी शेप क्या होती है एक्चुअल में, वो हमें पता चलती है फ्रॉम द एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इसके जो वैल्यूज़ हैं वो 0 से इंक्रीज होती हैं और n-1, मतलब कि n से हमेशा एक वैल्यू उसकी लेस देन होती है। सेकेंडली, शेप के बारे में इसने आइडिया दे दिया। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी आइडिया देता है कि जो सब शेल्स हैं उनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ठीक है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था वो हमें शेल के बारे में बता रहा था। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमें सब शेल्स के बारे में बताएगा कि जो सब शेल्स हैं, सब शेल्स किसके अंदर प्रेजेंट होंगे, शेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो सब शेल्स हैं इनकी शेप क्या होगी। तो सबसे पहले है L की वैल्यू अगर 0 है तो सब शेल कौन सा होगा, S होगा। S जो होता है वो स्फेरिकल इन शेप होता है। अगर L की वैल्यू 1 है तो सब शेल होगा P के लिए L की वैल्यू याद रखें 1 होती है। तो शेप इसकी कौन सी होगी, डम्बल शेप होती है। डम्बल जिससे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं वैसे ही है इसकी शेप, डम्बल शेप। अगर L की वैल्यू 2 है तो शेप सब शेल हमारे पास कौन सा होगा, D सब शेल। और D जो होता है वो डबल डम्बल होता है, डबल डम्बल उसकी शेप होती है। अगर n की वैल्यू जो है वो 3 है तो सब शेल हमारे पास होगा F, और उसकी शेप जो होती है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि वो 8 फोल्ड उसका स्ट्रक्चर होगा। सेकेंड पॉइंट हम लोगों ने कहा है कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताता है। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला यूज करेंगे 2 × 2L + 1। L की वैल्यू पुट करते जाएं। S है अगर सब शेल तो S के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, P के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, D डबल डम्बल इसके अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, F सब शेल के अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो हम लोग अगर दोनों को रिलेट करते हैं तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेटा याद रखो सबसे पहले हमें शेल के बारे में बताएगा कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है। सेकंड, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमें बताता है कि शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल्स के अंदर प्रेजेंट है। जो शेल्स हैं उनके अंदर भी सब शेल्स प्रेजेंट हैं। तो कौन कौन से सब शेल्स प्रेजेंट हैं इन द शेल। अगर हम लोग इन दोनों को रिलेट करते हैं तो दोनों का रिलेशनशिप आप देखो। जब बच्चों n की वैल्यू 1 है तो इट मीन्स कि k शेल है,
और L की वैल्यू होगी 0, और 0 किसको इंडिकेट करता है? S सब शेल को इंडिकेट करता है। तो इट मीन्स K शेल जो है उसके अंदर एक ही सब शेल है, डेट इज 1s। 1 जो है वो आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बताता है, और S जो है वो सब शेल के बारे में बता रहा है कि 1s जो है वो n जो अगर 1 है K शेल है तो K शेल के अंदर जो सब शेल होगा वो भी एक ही होता है, डेट इज S 1s। अगर n की वैल्यू 2 है तो इट मीन्स K L शेल है, और L शेल में जो सब शेल्स होंगे वो भी 2 होंगे। 0 अगर 0 है तो इट मीन्स के S सब शेल है, और अगर L की वैल्यू 1 है तो इट मीन्स के P सब शेल यहाँ पे होगा। S 2s होगा और P जो है वो 2P होता है। तो जितने शेल नंबर है जितना, उतने ही नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अगर n की वैल्यू 3 है, मतलब कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, तो शेल कौन सा होगा आपके पास? m, और L की वैल्यूज भी जो हैं वो 3 ही होंगी, 0, 1 एंड 2। 0 का मतलब है S 3s, 1 P सब शेल है 3P, 2 का मतलब है D सब शेल है, और 3D जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। अगर n की वैल्यू 4 है तो इट मीन्स के n शेल होगा, और उस शेल के अंदर 4 ही सब शेल्स होते हैं, 0, 1, 2, 3। और अगर L की वैल्यू 0 है तो शेल सब शेल कौन सा होगा? S। L की वैल्यू 1 है तो सब शेल होता है P। L की वैल्यू अगर 2 है तो सब शेल होता है D। L की वैल्यू अगर 3 है तो सब शेल होगा S। तो 4s, क्योंकि 4 जो है वो आपके पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। 4s, 4p, 4d एंड 4s। तो आपने क्या कंक्लूड किया कि जितने नंबर ऑफ शेल है, शेल नंबर जितना है, ऑर्बिट नंबर भी जिसको कहते हैं, जितना ऑर्बिट नंबर होगा उस ऑर्बिट के अंदर, उस शेल के अंदर उतने ही सब शेल जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। इसको दोबारा अगर हम लोग रिकॉल करें, सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है शेल नंबर के बारे में, ठीक है। अगर शेल 1 है तो मीन्स के K शेल होगा। अगर n की वैल्यू 2 है तो हमारे पास शेल नंबर कौन सा होता है? L। अगर n की वैल्यू 3 है तो शेल नंबर होगा M। n की वैल्यू 4 है तो शेल नंबर होगा N। अज़ीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो हमें बताता है नंबर ऑफ सब शेल के बारे में, कि जो शेल हैं उन शेल्स के अंदर कितने सब शेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो जितना आपके पास हमेशा याद रखें, जितना शेल नंबर होगा उतने ही उसके अंदर नंबर ऑफ सब शेल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। अगर n की वैल्यू 1 है तो हमारे पास उसके अंदर एक ही सब शेल होगा। n की वैल्यू 2 है तो 2 सब शेल होंगे, कौन कौन से? 2s, 2p। n की वैल्यू अगर 3 है तो 3 सब शेल उसके अंदर होंगे, 3s, 3p, 3d। n की वैल्यू अगर 4 है तो उसके अंदर 4 सब शेल होंगे, 4s, 4p, 4d एंड 4f। उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है कि अज़ीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहते हैं, बिकॉज इससे हम लोग एंगुलर मोमेंटम की, इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है उसको भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला h/2π √L L+1। क्लियर हो गया? थर्ड जो हमारे पास क्वांटम नंबर है दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है विद स्मॉल m। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक्चुअल में हमें ओरिएंटेशन बताता है इलेक्ट्रॉन्स की विद रिस्पेक्ट टू 3 एक्सिस, कि x एक्सिस है, y एक्सिस है और z एक्सिस के अलोंग जो सब शेल्स हैं उनकी ओरिएंटेशन क्या होती है इन द मैग्नेटिक फील्ड। और इसकी जो रेंज है, इसकी रेंज है +L to 0 to -L, मतलब कि L की वैल्यू +, -L और 0, ये वैल्यूज इसकी हो सकती हैं। और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने का ये भी फार्मूला है 2L+1। अगर L की वैल्यू 0 है, L की वैल्यू अगर 0 है तो M की वैल्यू भी क्या होगी? 0 होगी। आप इस फार्मूला के अंदर पुट करके देख सकते हैं, ठीक है। मतलब कि M की वैल्यू अगर 0 है तो हमारे पास सब शेल कौन सा है? S। और S जो होता है वो स्फेरिकल इन शेप होता है, वो किसी भी एक्सिस में ओरिएंट नहीं होता। उसके बाद L की वैल्यू अगर 1 है तो इट मीन्स कि P सब शेल होगा।
और p सबशेल के लिए m की वैल्यू आती है 3। 3 वैल्यूज कौन सी आएंगी? -1, 0 एंड +1। मतलब कि l +1 से -1 और 0। तो यहाँ पे भी जो अगर l की वैल्यू 1 है तो p सबशेल के लिए m की वैल्यू 3 है, +-1 और 0। -1 इंडिकेट करता है px को, 0 इंडिकेट करता है py को और +1 इंडिकेट करता है pz को। इट मीन्स कि जो p सबशेल है वो 3 एक्सिस के अलोंग जो है वो ओरिएंटेड होता है। px, py और pz तीनों एक्सिस x, y और z एक्सिस के अलोंग जो है वो ओरिएंटेशन शो करता है। अगर l की वैल्यू 2 है तो इट मीन्स कि d सबशेल है और d के लिए भी हमारे पास 5m की वैल्यूज आती हैं। कौन कौन सी? +-2, +-1 एंड 0। और जो d सबशेल होता है वो 5 डायरेक्शंस में ओरिएंटेशन शो करता है, dxy, dyz, dzx, dx2 - y2 एंड dd2। अगर l की वैल्यू 3 है तो आपके पास सबशेल कौन सा होगा? f। और इसके लिए हमारे पास जो m की वैल्यू आती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, वो वैल्यूज आती हैं टोटल 7 वैल्यूज आती हैं, -3, -2, -1, 0, +1 से +2 एंड +3। तो ये हमारे पास इंडिकेट करता है f ऑर्बिटल्स को। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक्चुअल में हमें ओरिएंटेशन के साथ साथ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में भी आइडिया दे रहा है। पहले हम लोगों ने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के थ्रू शेल नंबर फाइंड आउट किया। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें नंबर ऑफ सबशेल्स के बारे में बताता है कि शेल्स के अंदर नंबर ऑफ सबशेल्स कितने हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है कि शेल्स के अंदर कितने नंबर ऑफ सबशेल्स हैं, सबशेल्स के अंदर कितनी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं। लाइक अगर L है तो L की वैल्यू अगर 0 है तो हमारे पास एक ही ऑर्बिटल उसके अंदर प्रेजेंट होता है। L की वैल्यू 1 है P, तो P के अंदर हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, px, py एंड pz। अगर D है तो D जो है वो 5 उसके अंदर ऑर्बिटल्स होती हैं, dxy, dyz, dzx, dx2 - y2, dz2। और अगर F की वैल्यू जो है वो F है L के लिए, L की वैल्यू उसके लिए क्या होगी? 3। तो F का मतलब है कि वो उसके अंदर हमारे पास 7 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं। ये 7 जो है उसकी वैल्यूज आती हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक्चुअल में हमें क्या बता रहा है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बता रहा है। शेल्स हैं, शेल के अंदर कितने सब शेल्स हैं और उन सब शेल्स के अंदर कितनी ऑर्बिटल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो इस फार्मूला के थ्रू हम लोग इजीली नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में फाइंड आउट कर सकते हैं। L 0 है तो m की वैल्यू क्या होगी? 0। L की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू आती है 3, मतलब कि 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। L की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू आएगी 5। L की वैल्यू अगर 3 है तो m की वैल्यू आती है 7। इसके बाद नेक्स्ट जो है डेट इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर सिंपल है, ये हमें स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी भी एटम में कौन सी स्पिन के साथ प्रेजेंट होते हैं। तो 2 ही स्पिन पॉसिबल हैं, या तो वो क्लॉकवाइज प्रेजेंट होते हैं या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज प्रेजेंट होते हैं। तो 2 ही इसके अलाउड वैल्यूज हैं, एक +½ और एक -½ जो है वो स्पिन क्वांटम नंबर्स हैं। या तो स्पिन क्वांटम नंबर एक्चुअल में हमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बताता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो हमें पता है न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट्स के अंदर घूम रहे हैं, बट जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने एक्सिस के अराउंड भी घूमता है। अब उसकी जो रोटेशन है वो 2 तरह से हो सकती है अपने एक्सिस के अराउंड, या तो वो क्लॉकवाइज घूमेगा या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो कुछ हाफ स्पिन अगर आप उसको +½ कह रहे हो तो बाकी जो स्पिन है उसको -½ कह दो। इसमें हम लोग ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते कि जो +½ है वो क्लॉकवाइज है और जो -½ है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो एक इलेक्ट्रॉन +½ स्पिन के साथ प्रेजेंट होगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो -½ ऑपोजिट एंटी क्लॉकवाइज वो घूमेगा। अगर इन सारी क्वांटम नंबर्स को समराइज किया जाए तो हमारे पास ये एक टेबल बना हुआ है जिसमें हम लोगों ने सारे क्वांटम नंबर्स को समराइज किया हुआ है। तो बच्चों सबसे पहले है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? शेल के बारे में बताता है।
एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमें सब शेल्स के बारे में बताता है कि शेल के अंदर नंबर ऑफ सब शेल्स कितने होंगे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में आइडिया देता है कि सब शेल्स के अंदर जो है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं। और स्पिन क्वांटम नंबर हमें जस्ट उसकी और स्पिन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा कि क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू इसकी 1, 2, 3 हो सकती हैं। अगर n की वैल्यू 1 है तो इट मीन्स कि k शेल है, इट मीन्स k शेल है। और इसके लिए l की वैल्यू क्या होगी 0, l की वैल्यू क्या होगी इसके लिए 0, क्योंकि l जो है वो हमेशा लेस देन होता है n से। l की वैल्यू 0 है और 0 का मतलब है कि इसके अंदर सब शेल कौन सा होगा s, 1s। और 1s की अगर ओरिएंटेशन देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए तो l की वैल्यू m की वैल्यू इसके लिए क्या हो जाएगी 0 ही है, क्योंकि ये किसी भी किस्म की ओरिएंटेशन शो नहीं करेगा। तो s के अंदर मैक्सिमम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। फार्मूला के थ्रू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं 2 × 2l + 1। l की वैल्यू पुट करें तो s में हमारे पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो +1 हाफ स्पिन के साथ प्रेजेंट होगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन -1/2 स्पिन के साथ जो है वो प्रेजेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है अगर n की वैल्यू 2 है तो इट मीन्स के l शेल है, ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा मिस्टेकन है। n की वैल्यू अगर 2 है तो हमारे पास शेल होगा l, और l जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है उसके भी 2 ही वैल्यूज होंगी, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्ट में डिस्कस कर लिया है कि जितना आपके पास शेल नंबर होगा उतने ही उसके अंदर नंबर ऑफ सब शेल्स भी प्रेजेंट होंगे। अगर n की वैल्यू 2 है तो हमारे पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की भी 2 वैल्यूज आएंगी, 0 और 1। 0 का मतलब है कि s सब शेल है और 1 का मतलब है p सब शेल है। तो 2s और 2p प्रेजेंट होंगी इसके अंदर। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज s अगर l 0 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होती है। l अगर 1 है तो हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की 3 वैल्यूज आती हैं, 0, +1 एंड -1। तो इट मीन्स कि जो p ऑर्बिटल है, जो p सब शेल है आपका, वो 3 फर्दर ऑर्बिटल्स के अंदर उसको हम लोग उसकी ओरिएंटेशन होती है px, py एंड pz। और इसके अंदर भी टोटल हमारे पास p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और हर ऑर्बिटल के अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। px के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, py के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन एंड px के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ओवरऑल दोनों को अगर ऐड करें तो हमारे पास आ जाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो k शेल के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही अकोमोडेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है n की वैल्यू अगर 3 है तो हमारे पास शेल बनेगा m। m के लिए शेल नंबर जो है 3 है तो इट मीन्स के l की वैल्यू भी 3 होनी चाहिए, L0, L1 एंड 0, 1 और L यहाँ पे होगा 2। तो 3s, L की वैल्यू 1 है तो मतलब 3p, L की वैल्यू 2 है तो मतलब 3d बनता है यहाँ पे। अगर इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो L की वैल्यू 0 होने का मतलब है कि हमारे पास s ऑर्बिटल है और ये ओरिएंटेशन शो नहीं करेगा। L की वैल्यू 1 है तो p ऑर्बिटल है और ये 3 एक्सिस के अलोंग जो है ओरिएंटेशन शो करता है। m के लिए इसकी वैल्यू 3 आती हैं, 0, +1 एंड -1, px, py एंड pz। L की वैल्यू अगर 2 है तो d आपके पास सब शेल है और d सब शेल में m की वैल्यू आती है 5, मतलब कि वो 5 जो है वो डायरेक्शन में ओरिएंटेशन शो करता है। कौन कौन सी इसकी वैल्यूज हैं 0, +1, -1, +2 एंड -2। dxy, dyz, dzx एंड dx² -y² एंड dz²। और ये हमारे पास उनकी इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो स्पिन के बारे में बताएगा कि एक +12 है और दूसरा -12 होगा। s के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, p सब शेल के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और d के अंदर आपको बताया था मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट होते हैं। अगर सबको ऐड करें तो हमारे पास m शेल के अंदर टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और ये हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स ही बनते हैं। आप सेम यही प्रैक्टिस नेक्स्ट अगर n की वैल्यू 4 है n शेल के लिए भी ये आप लोग एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर और उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो बेटा ये क्वांटम नंबर्स एक्चुअल में हमें इलेक्ट्रॉन्स के कंप्लीट एड्रेस के बारे में बताते हैं, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन, उसकी प्रोबेबिलिटी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की मैक्सिमम होती है वो बताते हैं। कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने हमें शेल के बारे में बताया, उस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से सब शेल्स के अंदर प्रेजेंट है और उन सब शेल्स के अंदर कौन से ऑर्बिटल्स के अंदर प्रेजेंट है और उनकी कौन सी स्पिन है। तो ये क्वांटम नंबर्स एक्चुअल में हमें क्या बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स के एड्रेस के बारे में बता रहे हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम लोग एक्चुअल में उसके साइज के बारे में आइडिया लेते हैं। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमें शेप्स के बारे में, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ओरिएंटेशन के बारे में बताता है इलेक्ट्रॉन की, और स्पिन क्वांटम नंबर हमें उसकी स्पिन के बारे में आइडिया देता है। तो दोबारा इन पॉइंट्स को सुन लें कि अगर n की वैल्यू 1 है तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर l की वैल्यू क्या होगी, 0, और वो किसी भी डायरेक्शन में ओरिएंटेशन शो नहीं करेगा, m की वैल्यू भी 0 होती है। अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू भी 2 ही होगी, 0 और 1, और उसके अंदर दो सबशेल होंगे s और p। s जो है वो m की वैल्यू उसके लिए 0 होगी, और p के लिए m की 3 वैल्यूज आती हैं, px, py और pz। n की वैल्यू अगर 3 है तो सब शेल्स भी 3 होंगे, जिनके लिए l की वैल्यू 0, 1 एंड 2 होगी, मीन्स कि उसके अंदर s, p और d जो है वो सब शेल्स प्रेजेंट होंगे। p जो है वो 3 डायरेक्शन में ओरिएंटेशन शो करेगा, और d के लिए m की वैल्यू आती है 5। सेम इसी तरह अगर जो है n = 4 है, m शेल है n, उसमें हमारे पास l की 4 वैल्यूज आती हैं, 0, 1, 2 एंड 3। उसके अंदर f ऑर्बिटल्स भी जो है वो काउंट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि इस टॉपिक में से हमारे पास किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखें तो व्हाट इंफॉर्मेशन डज 3d5 गिव अबाउट क्वांटम नंबर्स। जो 3d5 ऑर्बिटल है वो हमें क्वांटम नंबर के बारे में क्या आइडिया दे रहा है, इसको देख के हमें क्या इंफॉर्मेशन गेन होती है। तो हमेशा याद रखें ये जो 3 है ये डिजिट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को इंडिकेट करेगा, मतलब n को, n की वैल्यू 3 है। d जो है ये आपको सब शेल के बारे में बताएगा, और जो 5 है ये आपको बताता है कि ये d सब शेल उसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर फर्स्ट वन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, उसके लिए उसकी वैल्यू है 3, l की वैल्यू डेट इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, d के लिए क्या वैल्यू थी 2, और इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं d सब शेल के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सब शेल फॉर विच n = 3 एंड l = 1। अगर हमारे पास कोई ऐसा सब शेल है जिसके लिए n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 1 है, तो उस सब शेल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो अगर n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 1 है तो इट मीन्स के सब शेल कौन सा होगा, 3p, 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और p के लिए l की वैल्यू होती है 1। तो 3p के अंदर बेटा मैक्सिमम हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि p जो है वो 3 डायरेक्शंस में ओरिएंट होता है, px, py और pz, और तीनों ऑर्बिटल्स के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो ओवरऑल p सब शेल के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एकोमोडेट हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है इस तरह के आपके पास MCQs आ सकते हैं, विच सेट ऑफ द क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल। ये डिफरेंट वैल्यूज दी हुई हैं, n की, l की, m की और s की, चारों क्वांटम नंबर्स की, और हमसे ये पूछा गया है कि इसमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप ऑप्शन सी पे फोकस करें तो ऑप्शन सी पे आप देखो n की वैल्यू क्या है, 3 है। तो अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू 2 होगी, ये ठीक है, क्योंकि l की वैल्यू हमेशा n से 1 लेस देन होती है। बट m की वैल्यू जो है इसके लिए -3 नहीं हो सकती, क्योंकि m की वैल्यू जो होती हैं वो +- l होती हैं, कि या तो यहाँ पे m की वैल्यू होनी चाहिए थी -2, क्योंकि m की वैल्यू यहाँ पे आती हैं -2, -1, 0, +1, +2। इस वजह से ये जो ट्रांजिशंस हैं, ये जो क्वांटम नंबर का सेट है, ये पॉसिबल नहीं है। इस तरह के भी न्यूमेरिकल्स आपके पास आ सकते हैं। तो आपने उन सारे क्वांटम नंबर्स को जो है एक दूसरे के साथ रिलेट करके चेक करना है कि अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू क्या होनी चाहिए, n, क्योंकि l - n जो है वो हमें l के बारे में बताएगा। m जो है
तो m की वैल्यूज के लिए क्या होगी, -2 से +2 तक, -2, -1, 0, +1 एंड +2। नेक्स्ट ये कुछ शॉर्ट सी डेफिनेशंस हैं, इनको भी हम लोग एक दफ़ा देख लेते हैं। शेल्स, सबसे पहले डिफाइन करते हैं शेल्स। शेल की डेफिनेशन ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर ली है कि ये एक सर्कुलर पाथ है अराउंड द न्यूक्लियस, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और वो हमारे पास उनकी वैल्यूज जो हैं वो k हो सकती है, k शेल, l, m, n एंड सो ऑन। अब शेल के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं सब शेल्स। सब शेल्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, S, P, D एंड F। अब सब शेल्स के हम लोग इनकी देख लेते हैं कि शेप्स किस तरह की होती हैं। जो S सब शेल होता है वो स्फेरिकल इन शेप होता है और सिमेट्रिक होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ती हैं तो इट मीन्स के शेल नंबर बढ़ेगा। फर्स्ट शेल है तो उसके अंदर जो S है डेट इज 1s। सेकेंड शेल है, सेकेंड शेल के अंदर जो सब शेल S होगा डेट इज 2s। थर्ड शेल है, थर्ड शेल के अंदर जो s ऑर्बिटल होगा डेट इज 3s। तो शेल नंबर जैसे बढ़ेगा s ऑर्बिटल का जो साइज है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। नेक्स्ट वन इज p सब शेल। p सब शेल के लिए हम लोगों ने देख लिया है कि वो 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर ओरिएंटेशन शो करता है। उसकी ओरिएंटेशन होती है अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। तो इसकी डम्बल शेप्ड है, px मतलब x एक्सिस की तरफ ओरिएंटेशन शो करेगा, py का मतलब है कि y एक्सिस पे ये ओरिएंट होगा, डम्बल शेप इसकी होगी, और pz पे ये z एक्सिस पे एक डम्बल बनाएगा। अब यहाँ पे एक और पॉइंट भी है डेट इज नोडल प्लेन। नोडल प्लेन हमारे पास वो पॉइंट होता है where 2 loops are joined and at that point electron density is 0 is called nodal plane। तो बेटा ये आप देखो, ये आपको डिफरेंट प्लेन्स नजर आ रहे हैं। दरमियान में मतलब ये वो स्पेस है, 2 लूप्स के दरमियान में वो स्पेस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 होती है। मतलब कि दरमियान में अगर हम लोग एक पॉइंट कंसीडर करते हैं तो वो पॉइंट हमारे पास सिंपल क्या होगा, अगर हम लोग ये ले रहे हैं ऑर्बिटल है तो ये वाला जो इसका पॉइंट होता है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो 0 होती है। तो इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं नोडल पॉइंट, और जो प्लेन इससे पास आउट करेंगे उसको हम लोग कहेंगे नोडल प्लेन। नेक्स्ट वन इज डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल की हम लोगों ने ओरिएंटेशन चेक की है कि वो 5 डायमेंशंस में ओरिएंटेशन शो करता है। इसके 5 सब शेल्स जो हैं वो पॉसिबल्स हैं, और ये इसकी जो शेप होती है वो डबल डम्बल होती है, dxy, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। ये जो जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, जितने भी सब शेल्स हैं, px, py, pz, इन सब की जो एनर्जी है वो इक्वल है, जस्ट इनकी क्या है, डायरेक्शन चेंज है। तो ऐसे जितने भी ऑर्बिटल्स जिनकी आपस में एनर्जी सेम होती है बट उनकी डायरेक्शन डिफरेंट होती है, वो ऑर्बिटल्स हमारे पास कहलाते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स। तो ये px, py, pz ये सारे डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं। dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, ये सारे आपस में डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। उसके बाद f ऑर्बिटल्स की शेप थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है और 7 डायमेंशंस में होती है इन स्पेस, इस वजह से इसको हम लोग अभी फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर रिलेटेड टू दी क्वांटम नंबर। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, कि इन शेल्स के अंदर जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, शेल्स के अंदर जो सब शेल्स हैं, सब शेल्स के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं, उनके अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो है वो कौन से रूल्स की बेसिस पे करते हैं। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर।